हेलो एवरीवन, दिस इज शेफाली सिंगला एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर से। तो चलिए सीधा चलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के पहले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पहले 19 एंड 20 में पूछा गया है। यहाँ पे हमसे पूछा था पॉलिनोमियल एडिशन को हम किस डेटा स्ट्रक्चर के साथ इंप्लीमेंट करते हैं। सो पॉलिनोमियल एडिशन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग विच डेटा स्ट्रक्चर। सोच के देखिए, पॉलिनोमियल की जब मैं बात कर रही हूँ तो दैट मीन्स आई एम गिवन विद सम इक्वेशन लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर यहाँ पे मैं लिख लूँ एक्स रेज टू पावर 4। तो किससे इंप्लीमेंट करेंगे? यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन हो सकती हैं 2, 4, समथिंग लाइक दिस। तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? आई नीड टू मेंटेन टू थिंग्स। ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास दो चीजें आती हैं? अगर मैं इसके करेस्पॉन्डिंग अगर हमें कोई इक्वेशन दी होती है एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो इसके करेस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन क्या लिखते हैं? जैसे आपने सीआरसी में कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा होगा। तो वी गेट हियर लाइक पावर 3 के लिए 1 है, पावर 2 के लिए कुछ भी नहीं है, पावर 1 के लिए टर्म प्रेजेंट है, पावर 0 के लिए नथिंग इज प्रेजेंट। तो 3, 2, 1, 0 ये तो हमें चाहिए। तो यहां से हमें हिंट मिल रहा है कि एरे के अंदर हमारे पास एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स हमेशा और हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट कर रही हूं तो 0 वाली टर्म है क्या? बिल्कुल है। क्या आ रही है वहां पे वैल्यू? 1, 1, 2, 3 मैंने इंडेक्स लिख लिए, 4, 5। 2 वाली 1 वाली टर्म नहीं है, 2 वाली टर्म है, क्या वैल्यू आ रही है साथ में? इट इज 4। 3 वाली टर्म नहीं है, 4 वाली टर्म है। तो इस तरीके से आई कैन मेंटेन द आई कैन implement the polynomials और आई कैन implement polynomial addition। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? एरेज एंड लिंक्ड लिस्ट। अब एक और सोचने का इसको तरीका ये भी था कि जितने भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, हम लोग बात करते हैं विद लाइक स्टैक इंप्लीमेंट करना है तो किससे इंप्लीमेंट करना है? एरे से या लिंक लिस्ट से। क्यू को इंप्लीमेंट करना है एरे या लिंक लिस्ट से। सो एरे और लिंक लिस्ट आर द फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स। तो अगर मुझे कोई भी इंप्लीमेंटेशन करनी है तो डेफिनेटली वी विल बी थिंकिंग अबाउट कि एरे इंप्लीमेंटेशन करें या लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन करें। तो यहाँ पे बिना किसी कंफ्यूजन के आपको आंसर मार्क करना था ऑप्शन बी। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्टली पूछ रहे हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्शन द सिस्टम यूजेस व्हिच डेटा स्ट्रक्चर। अगर मुझे रिकर्शन इंप्लीमेंट करना है तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो एप्लीकेशंस पढ़ते हैं तो डायरेक्टली ये स्टैक की एप्लीकेशन है। या फिर आप एक छोटा सा एग्जांपल लेकर भी सोच सकते थे अगर नहीं स्ट्राइक किया तो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला फैक्टोरियल 4 मुझे कैलकुलेट करने हैं। फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना? तो इस 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ, इट इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आई कैन राइट इट एज 4 इंटू फैक्टोरियल 3। आपने देखा कि मेरे पास फंक्शन नेम सेम आया, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है, पैरामीटर वैल्यू चेंज हो रही है जो मुझे बेस केस की तरफ, टर्मिनेशन कंडीशन की तरफ लेकर जाएगी। 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 इंटू फैक्टोरियल 1। तो इस तरीके से वी आर गोना मेक द कॉल्स। और कब तक कॉल्स करेंगे? जब तक बेस केस नहीं आ जाता। बेस केस आ गया उसके बाद वैल्यूज रिटर्न करेंगे। विल इवैल्यूएट फैक्टोरियल 1 that is gonna return 1। ये टर्म क्या रिटर्न करेगा? इट विल बी रिटर्निंग 1। 1 इंटू 2 इज 2, यहाँ पे 2 रिटर्न हो गया। तो अगर आप देखो तो जो कॉल सबसे पहले कौन आया था? फैक्टोरियल 4, और इसको वैल्यू सबसे एंड पे रिटर्न होगी। दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये किसकी प्रॉपर्टी है? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैक। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे, सोच सकते थे। देखो हर क्वेश्चन को सोचने के बहुत सारे तरीके मिलेंगे आपको। फैक्टोरियल 4 सबसे पहले आया था, उसके बाद फैक्टोरियल 3 आया, फिर फैक्टोरियल 2 आया, फिर फैक्टोरियल 1 आया। आपको इनफैक्ट ये डेटा स्ट्रक्चर, ये स्टैक भी बनाकर देखने की जरूरत नहीं थी। आप तो सीधा कॉल्स करके देखो, जो कॉल सबसे पहले आई थी उसको वैल्यू सबसे बाद में मिल रही है, जो सबसे बाद में आया था वो सबसे पहले बाहर जा रहा है। तो that is last in first out, that's the property of stack. Next question,
was based on depth first search graph traversal। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि DFS कौन सा एल्गोरिथम, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। DFS इज ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम। हमारे पास दो एल्गोरिथम्स होते हैं ग्राफ ट्रेवर्सल्स की अगर मैं बात करूं तो वी हैव DFS एंड BFS। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर टाइप के पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर देखो वर्किंग क्या होती है इसकी, जो नोड पे आप करंटली हो पहले उसको फर्दर एक्सप्लोर करते हो, फिर जो आपके पास नेक्स्ट नोड आई उसको फर्दर एक्सप्लोर करते हो, दैट इज वी आर गोइंग इन द डेप्थ। तो ये किस केस में होता है, दैट इज इन स्टैक। सो DFS यूजेस स्टैक, और अगर यही मैं चेंज कर दूं कि BFS कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, दैट यूजेस क्यू। तो सीधा सीधा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि DFS एल्गोरिथम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं अपनी इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्टैक। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो डेटा स्ट्रक्चर से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको अननेसेसरली कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब एक और क्वेश्चन आ गया, वही जो अभी हमने डिस्कस किया, BFS ग्राफ ट्रेवर्सल कौन सा एल्गोरिथम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज अभी अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज क्यू डेटा स्ट्रक्चर। BFS की वर्किंग क्या होती है, एक नोड को विजिट करेगा, फिर उसके बाद उसके जितने भी एडजेसेंट्स है उन सारे एडजेसेंट्स को विजिट करेगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाके जितने एडजेसेंट्स है उनको विजिट करेगा। सो दिस इज हाउ ब्रेडथ फर्स्ट सर्च वर्क्स। तो यानी कि जो नोड पहले आई पहले उसके एडजेसेंट्स को एक्सप्लोर करे, फिर जो नोड पहले आई उसके एडजेसेंट्स को, इसके सारे एडजेसेंट्स कंप्लीट हो गए, तो जो भी इनके एडजेसेंट्स थे दे आर एडेड इन द क्यू। तो जिस जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उस ऑर्डर में ट्रेवर्स हो रहे, दैट इज फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज विच ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो स्टैक का ऑर्डर क्या होता है, अभी हमने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में देखा, फैक्टोरियल इम्प्लीमेंटेशन में देखा, दैट इज यूजिंग लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो फंक्शन कॉल सबसे एंड पे आती है वो पहले जाती है। और यू कैन ऑल्सो थिंक इट लाइक, जैसे हमारे पास कोई स्टैक ऑफ बुक्स है या स्टैक ऑफ प्लेट्स है, आप रेस्टोरेंट में गए, वहां पे बुफे में गए, प्लेट्स का एक ढेर है, तो आप सबसे पहले कौन सी प्लेट उठाते हो, जो सबसे ऊपर रखी गई है। बट जब प्लेट्स को रखते हैं, अगर मुझे नई प्लेट रखनी है, ये मान लो मेरे पास पाइल ऑफ प्लेट्स है, इसमें मुझे अगर कोई नई प्लेट रखनी है तो मैं कहाँ पे रखूंगी, टॉप पे। और अगर मुझे प्लेट उठानी भी है तो भी मैं कहाँ से उठाऊंगी, टॉप से। तो दैट मीन्स हमारे पास जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो टॉप से ही हो रहे हैं। तो जो प्लेट सबसे एंड पे आई थी वो सबसे पहले बाहर जा रही है, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किसकी प्रॉपर्टी है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर की। क्यू क्या बोलता है, जैसे स्कूल टाइम से हम पढ़ते हैं, है ना, हमें बोलते हैं कि क्यू में खड़े हो, या फिर आप किसी क्राउडी प्लेस पे जाते हो, टिकट काउंटर पे जाते हो, तो देयर आर सो मेनी पीपल स्टैंडिंग इन अ क्यू। तो सबसे पहले सर्विस किसको मिलती है, जो सबसे पहले आए। अगर बीच में से रेंडमली कोई भी आएगा तो डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं। तो रैंडम ऑर्डर नहीं है स्टैक के लिए, प्रायोरिटी बेस्ड ऑर्डर हम प्रायोरिटी क्यू के अंदर यूज करते हैं, स्टैक का पार्ट नहीं है। तो क्लियरली यहाँ पे आंसर था हमारे पास ऑप्शन बी। A queue is a linear data structure which follows which order of operations। कौन से operations follow करता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई टिकट काउंटर है, अब फर्स्ट पर्सन आया, दिस इज द फर्स्ट पर्सन। तो सबसे पहले सर्विस इसी को मिलेगी, किसी नए इंसान को आना है, वो क्यू को कहाँ पे ज्वाइन करेगा, एट द एंड, जहां पे क्यू खत्म हो रही है, लोग जो जहां पे लास्ट इंसान था उसके पीछे नया पर्सन आ जाएगा। दैट मीन्स इंसर्शन यहां से हो रही है, इंसर्शन इज डन फ्रॉम वन एंड, और अगर डिलीशन है इट विल गेट द सर्विस, P1 को सर्विस मिलेगी और ये क्यू से बाहर चला जाएगा। तो दैट मीन्स डिलीशन कहां से हो रही है, डिलीशन इज डन फ्रॉम द फ्रंट। इंसर्शन इज फ्रॉम दिस एंड, डिलीशन इज फ्रॉम दिस एंड, दिस इज फॉर डिलीशन। डिलीशन कहां से हुई, अभी हमने बोला कि डिलीशन फ्रंट से होगी,
और इंसर्शन कहाँ से हो रही है? एंड से। एंड को रियर भी बोलते हैं, एंड बोल लो, रियर बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। दैट मीन्स इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ आर परफॉर्म फ्रॉम डिफरेंट एंड्स, तभी कौन सी प्रॉपर्टी मेंटेन कर पा रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, नेक्स्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। कई बार आपको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया होता है, कई बार सिर्फ प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर दे देते हैं, बट वहां पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन में बोलते हैं प्री ऑर्डर ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री, पोस्ट ऑर्डर ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री, तो वहां पे इन ऑर्डर इम्प्लिसिट हो जाता है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि जब हम बाइनरी सर्च ट्री के एलिमेंट्स को इन ऑर्डर में अरेंज करते हैं, वी गेट द असेंडिंग ऑर्डर। एनी हाउ यहाँ पे हमें इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया हुआ है, एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो सबसे पहली चीज है, इन दोनों सीक्वेंसेस को यूज करके हम बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास रूट नोड होती है, रूट के लेफ्ट में वी हैव सम ट्री जिसको हम लेफ्ट सब ट्री बोल देते हैं क्योंकि वो पूरे ट्री का एक पार्ट है। देन ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव राइट सब ट्री। इसी चीज को लेकर हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम इन नोड्स को डिवाइड करेंगे, ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो इफ यू नोटिस हियर इन ऑर्डर दिया हुआ है, तो इन ऑर्डर में हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है? इन ऑर्डर मींस रूट लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के बीच में आएगा। So here we get left subtree, root and then we have right subtree. और अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करूं, प्री मीन्स पहले, तो सबसे पहले आपके पास रूट आएगी, रूट देन लेफ्ट सबट्री एंड देन राइट सबट्री। जब हम ट्री कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड, तो ट्री के लिए रूट कौन सी आएगी? यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, वी डू नॉट नो कि लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स है, राइट में कितने एलिमेंट्स है, क्योंकि जब हम ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि नंबर ऑफ लेफ्ट सब ट्री और नंबर ऑफ राइट सब ट्री के अंदर सेम नंबर ऑफ नोड्स आएंगे। ठीक है, तो प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द रूट नोड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्री ऑर्डर में जो भी पहला एलिमेंट होगा दैट इज the root node. तो root node क्या हो गई मेरे पास? A. That means for a tree we will be getting the root node as A. पोस्ट ऑर्डर पूछ रहे, पोस्ट ऑर्डर में रूट आपके पास एन पे आता है, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री एंड रूट। मैं साथ में ट्रिक भी शेयर कर देती हूँ कि किस तरीके से आप बिना पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट किए ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट क्या है? ए, तो ए एन पे आएगा, ए एन पे आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, बाहर कर दो इनको। रूट आइडेंटिफाई कर दिया, अब लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में कितने एलिमेंट्स जाएंगे ये डिस्टिंग्विश कर रहा है इन ऑर्डर। रूट जब मुझे पता है ए है, तो ए के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है। इसका मतलब लेफ्ट सब ट्री में मेरे पास 4 एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज डी बी ई एफ, एंड राइट सब ट्री के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, दैट इज जी एच सी। अब यही प्रोसेस आपको बाकी एलिमेंट्स के ऊपर रिपीट करना है। पहले 4 एलिमेंट्स किसके हैं? लेफ्ट सब ट्री के, दैट मींस दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ राइट सब ट्री। Repeat the same process. Out of these 4 elements, what is the root? That is B is the root. तो B मेरे पास रूट बन गया, B के लेफ्ट में एक ही एलिमेंट है, दैट इज D, तो D मेरे पास लेफ्ट में आ गया एंड E F B के राइट में आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं पोस्ट ऑर्डर फाइंड करूंगी तो इन 4 एलिमेंट्स में से B will be at the end. Out of 4 elements, B should be at the end. पहले लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट्स आएंगे, ये GHC कैसे आ गए? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास ए है। मैंने ना तो ट्री पूरा कंस्ट्रक्ट किया अभी तक और ना ही मैंने पोस्ट ऑर्डर फाइंड किया, बट लेट अस कंप्लीट दिस ट्री नाउ। आउट ऑफ ई एंड एफ सबसे पहले ई आ रहा है, तो इसका मतलब ई रूट नोड है, रूट के राइट पे एफ जा रहा है, तो इसको राइट सब ट्री में ऐड कर देंगे। आई एम सो सॉरी। उसी तरीके से जी एच सी में देखो, सी सबसे पहले आ रहा है, सी के राइट, सी के लेफ्ट में जी एंड एच है, सो जी एंड एच विल बी ऑन द जी एंड एच आर ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, तो मैंने लेफ्ट सब ट्री में ले लिया। अब जी और एच में से जी पहले आ रहा है, तो इसका मतलब जी रूट बनेगा, जी के राइट पे एच है, तो एच विल बिकम
द राइट नोड ऑफ द G। तो अल्टीमेटली हमारे पास ट्री क्या बना, A इज द रूट नोड, B, D, E, F, C, G एंड H। करेक्ट। अब क्या करना है मुझे, पोस्ट ऑर्डर फाइंड कर लो। पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। ट्रिक इज डिलीट द लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड। मेरे पास इस मोमेंट पे तीन लीफ नोड्स हैं, डी, एफ एंड एच। तो सबसे पहले बाहर कौन जाएगा, इट इज डी। तो सबसे पहले हमारे पास डी आया, फिर लीफ नोड्स में एफ और एच बचा, एफ डिलीट हुआ, एफ जब डिलीट हुआ तो ई लीफ नोड बन गया, तो ई विल बी प्रिंटेड। ई भी डिलीट हो गया, बी के दो चिल्ड्रन थे, दोनों हट गए, तो बी बिकम्स द लीफ नोड, बी डिलीट हो गया। देन वी गेट एच, जी, सी, ए एंड दैट इज नथिंग बट ऑप्शन ए। तो ये पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट करने का और पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने का तरीका है, बट आप ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ चलोगे तो आपका टाइम सेव होता है। तो आई रिकमेंड कि आप इसको फॉलो करो, बट अगर हाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो फिर पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट करके आप पोस्ट ऑर्डर रिटर्न कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। या तो आपको ट्री के साथ इन ऑर्डर गिवन होगा, इन ऑर्डर, और आपको पोस्ट ऑर्डर फाइंड करना रहेगा, या फिर पोस्ट ऑर्डर के साथ इन ऑर्डर गिवन होगा, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर आपको यूनिकली बताएगा कि रूट एलिमेंट क्या है, और इन ऑर्डर उस रूट के बेसिस पे लेफ्ट और राइट सब ट्रीज के एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट करेगा, प्री ऑर्डर फाइंड करना हो। ठीक है। या फिर ये तो है बाइनरी ट्री के लिए, या फिर आपको बाइनरी सर्च ट्री दिया जाएगा, उसमें सिर्फ एक ही सीक्वेंस देंगे, प्री ऑर्डर या फिर पोस्ट ऑर्डर, क्योंकि इन ऑर्डर इम्प्लिसिट रहेगा। तो पॉसिबल है अगर मेरे को बाइनरी ट्री का सिर्फ प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर दिया है और बोला जाए कि ट्री कंस्ट्रक्ट करो, तो यूनिक ट्री पॉसिबल नहीं है, इन ऑर्डर हमें चाहिए चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री विद n नोड्स। मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चंस में अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो ऑप्शन एलिमिनेशन पे काम करो, फॉर्मूलास को रट्टे मत मारो। अगर तो फॉर्मूला याद है आपको, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस छोड़ के आ जाए। नहीं, मैक्सिमम हाइट बतानी है बाइनरी ट्री की, कैलकुलेट करके देख लो। अगर मेरे पास एक ही नोड है, नंबर ऑफ नोड्स, अगर मेरे पास एक ही नोड है तो हाइट कितनी होगी, रिलेट करके देख लो। अगर एक हाइट है, एक नोड है, तो हाइट कितनी है, 0। हाइट होती क्या है बेसिकली, हाइट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रूट नोड टू एनी लीफ नोड। यहाँ पे रूट भी वही है और लीफ नोड भी वही है, तो इसका मतलब हाइट कितनी आ गई, 0। अगर मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स दो हैं, दो नोड्स अगर मैं ले लूं, तो यहाँ पे या तो मैं लेफ्ट सब ट्री में ऐड करूंगी या राइट सब ट्री में। अब रूट से लीफ की हाइट कितनी है, बीच में कितने एजेस आ रहे हैं, 1, दैट मींस हाइट इज 1। इफ आई टेक द नंबर ऑफ नोड्स एज 3, तीन नोड्स लेती हूँ तो हाइट कितनी होगी। अब यहाँ पे मेरे पास ट्री क्या पॉसिबल है, तीन नोड्स के साथ मैं ये ट्री भी बना सकती हूँ, इसमें हाइट कितनी है, हाइट इज 1। बट हमें मैक्सिमम हाइट बोला है, तो मैं इसको जो नई नोड आई थी उसको फर्दर एक्सटेंड करूंगी, सो आई एम गेटिंग द मैक्सिमम हाइट। मिनिमम हाइट 1 आ रही है, बट मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है, 2। अगर चार नोड्स हैं, फिर से मैं इसी को एक्सपैंड करूंगी, लेफ्ट साइड कर दो या राइट साइड कर दो, बट जो लीफ नोड था उसको एक्सपैंड करो। सो नाउ द हाइट इज व्हाट, 3। अब आपको रिलेशन समझ में आ रहा होगा, अगर नंबर ऑफ नोड्स n है, अगर नंबर ऑफ नोड्स n है तो हाइट कितनी होगी, 4 थी तो हाइट 3 आ रही थी, 3 नोड्स थी तो हाइट 2 आ रही थी, 2 था तो हाइट 1 आ रही थी, तो इट इज n-1। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन सी, n-1। ठीक है जी। तो क्वेश्चन स्किप नहीं करके आना। In hashing collision resolution using chaining, that is link storage is an example of which addressing technique. हैशिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक तो एक्स्ट्रा स्पेस लेकर चेन बना देते हैं। लेट्स से इफ वी हैव द एलिमेंट्स 10, 20, 30, 40, समथिंग लाइक दिस, एंड मेरे पास हैश फंक्शन दिया हुआ है। हैश फंक्शन इज गिवन एज k mod 10। ठीक है,
hash table is like this: index 0, index 1, 0, 1, 2, 3 and so on 9 slots है, क्योंकि किससे डिवाइड करते हैं, जो भी आपके पास टेबल का हैश टेबल का साइज होता है। 10 mod 10 रिमाइंडर इज 0, तो 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 10 को स्टोर करवाएगा। 20 mod 10 दैट इज ऑल्सो 0, कोलिशन हुई तो यहाँ पे क्या बोला है, कोलिशन रेजोल्यूशन टेक्निक हमारे पास चेनिंग है, तो इसका मतलब 0 के आगे ही सेव करेंगे। ऑल्दो मेरे पास हैश टेबल के अंदर बाकी की स्लॉट्स खाली हैं, बट इट इज नॉट यूटिलाइजिंग द मेमोरी स्पेस अवेलेबल, ये एक्स्ट्रा स्पेस लेकर एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। That is known as chaining or the linked storage. 30 आएगा, it will be added here. Although this gives you time complexity as order of n, है वो हमारा कंसर्न नहीं है। मेन चीज यहाँ पे हो क्या रही है, दिस इज स्टोरिंग द एलिमेंट्स बाय टेकिंग द एक्स्ट्रा स्पेस, एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। ओपन एड्रेसिंग के अंदर क्या आता है आपके पास, व्हेन यू स्टोर द एलिमेंट्स विद इन द हैश टेबल, हम यहाँ पे हैश टेबल के अंदर स्टोर नहीं कर रहे हैं, इट्स टेकिंग द एक्स्ट्रा स्पेस। ओपन एड्रेसिंग में हमारे पास टेक्निक्स आती हैं लाइक लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, डबल हैशिंग एंड सो ऑन। क्वाड्रेटिक, double hashing and so on. So this is an example of closed addressing. Correct answer for this question is it's option B. Next question. A binary tree is said to be full or proper. कब बोलते हैं फुल बाइनरी ट्री, तब बोलते हैं जब आपके पास, और प्रॉपर बाइनरी ट्री, प्रॉपर बाइनरी ट्री मींस बाय मींस टू, यानी कि जितनी भी इंटरनल नोड्स होंगी दैट विल बी हैविंग एग्जैक्टली टू लीफ नोड्स, और यू कैन से टू चाइल्ड नोड्स। लीफ नोड्स मैंडेटरी नहीं कर सकते, टू चाइल्ड नोड्स, क्योंकि पेरेंट के चिल्ड्रन जो है वो 0, 1 या 2 हो सकते हैं बाइनरी ट्री के अंदर, बट फुल बाइनरी ट्री कब होगा, व्हेन इट इज expanded to its maximum capacity, when every internal node is having exactly 2 children. So every level is completely filled, ऐसी कोई condition नहीं है, ये हमारे पास complete binary tree में आता है। When we say that every level is full, so that is complete binary tree, it's not full binary tree. Each node is either a leaf, leaf means having 0 child, or possesses exactly 2 child nodes. That is the condition for the internal node. This is correct. It has exactly n-1 edges. वो तो कोई भी ट्री ले लो उसमें exactly n-1 edges ही होती हैं। इसका full binary tree की definition से कोई लेना देना नहीं है। All leaf nodes are at the same level. That is the condition for B tree और B plus tree. तो binary tree में हम ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। सो फुल बाइनरी ट्री में I'll say that अगर पूछा है तो विल से कि 0 और 2 नोड्स होंगी, दैट इज फुल बाइनरी ट्री। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, which of the following applications does not typically use a stack data structure? फिर से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया स्टैक का। रिकर्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये तो 100% एप्लीकेशन है स्टैक की। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, अगर मुझे पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन करने वी यूज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स करने तो भी वी यूज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ब्रेथ फर्स्ट सर्च अभी हमने डिस्कस किया था कि ये इसमें क्यों यूज होता है। अनडू ऑपरेशन, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो आंसर क्लियर है, इट इज ऑप्शन सी। Convert the infix expression to postfix is typically done by using which data structure? देखो stack data structure के अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास आता है infix to postfix। इनफैक्ट कई बार इसका न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। infix to postfix conversion, infix to prefix, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, जितने भी आपके पास ये कन्वर्जन्स है, बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री बनाने, सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। जो कंपाइलर है बेसिकली दैट इम्प्लीमेंट्स द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ द पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं बिकॉज दैट रिक्वायर्स ओनली वन स्कैन। तो इसलिए जो भी कन्वर्जन्स है इनफिक्स एक्सप्रेशन, हम ह्यूमंस जो भी एक्सप्रेशन लिखते हैं हम इनफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3,
बट कंपाइलर क्या करते हैं, पहले इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर इवेल्युएट करते हैं, सो दैट इज पोस्टफिक्स इवेल्युएशन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल सकता है कि इनफिक्स में जब दिया है, इनफिक्स में इवेल्युएट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इनफिक्स के अंदर मल्टीपल स्कैन्स चाहिए होते हैं, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देता है। तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम इट यूजेस पोस्टफिक्स इवेल्युएशन, ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। फिर डीएफएस हमने डिस्कस किया था, बैलेंसिंग ऑफ पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है नहीं है, बैलेंसिंग ऑफ parenthesis. This is also an application of stack. Recursion हो गया, Fibonacci series हो गया. All these are the applications of stack. So infix expression को postfix में convert करना है, that's also an application of stack. Circular queue is preferred over a linear queue because linear queue क्या बोलते हैं कि आपने elements को add किया in the linear manner, first element will be added at, मैं array implementation की हेल्प से एक्सप्लेन कर रही हूँ लीनियर क्यू। कोई भी एलिमेंट इंसर्ट होता है वो कहां से इंसर्ट होता है, फ्रॉम द रियर। कोई भी एलिमेंट डिलीट होता है दैट इज डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट। आई एम टेकिंग द एलिमेंट्स लाइक 10, तो इनिशियली फ्रंट एंड रियर बोथ आर पॉइंटिंग हियर। उसके बाद मैंने नया एलिमेंट इंसर्ट किया तो मैं रियर को इंक्रीमेंट करूंगी, रियर आ गया, नया एलिमेंट इंसर्ट किया, यहाँ पे आ गया, नया एलिमेंट इंसर्ट किया, यहाँ पे आ गया, नया एलिमेंट इंसर्ट किया, यहाँ पे आ गया। एरे इंप्लीमेंटेशन किए तो साइज कितना है 5, दैट मीन्स एक टाइम पे क्यू 5 ही एलिमेंट स्टोर करवा सकता है। अब मुझे कुछ डिलीशंस परफॉर्म करनी है। नाउ आई एम डिलीटिंग वन एलिमेंट, तो फ्रंट से एलिमेंट डिलीट हो गया, नाउ फ्रंट इज पॉइंटिंग टू 20। फिर से मैंने फ्रंट को डिलीट कर दिया, नाउ फ्रंट इज पॉइंटिंग टू 30। हमने ये बोला है कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्यू की 5 है, 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 5 एलिमेंट्स इनिशियली अवेलेबल थे, बट उनमें से मैंने 2 एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 3। नाउ आई वांट टू इंसर्ट वन मोर एलिमेंट। क्या मैं लीनियर क्यू में ऐड कर सकती हूँ? लीनियर सिर्फ और सिर्फ एंड पे कंडीशन क्या देखते हैं कि इफ रियर इज इक्वल टू n माइनस वन। n माइनस वन क्यों लिखे? क्योंकि हमें मालूम है कि एरे के अंदर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, तो n की वैल्यू 5 थी, तो अगर रियर 4 को पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब q फुल है, q इज फुल। तो फुल क्यू के अंदर आप एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, रियर अभी भी यहीं पे पॉइंट कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ लीनियर क्यू, ये वापस घूम के नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ स्लॉट्स अवेलेबल है, स्टिल आई कैन नॉट इंसर्ट एनी एलिमेंट, फिर भी मैं एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पा रही, तो इससे क्या हो रहा है कि कुछ मेमोरी वेस्टेज हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास सर्कुलर क्यू पिक्चर में आया। सर्कुलर क्यू क्या बोलते हैं कि लास्ट पोजीशन तक अगर कोई जगह नहीं है, वापस से घूम के आगे आ जाओ। नाउ स्लॉट इज अवेलेबल, यस, तो 60 कैन बी इंसर्टेड हियर। इट यूजेस लेस मेमोरी ओवरऑल, मेमोरी तो उतनी यूज हुई है, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी ली हमने नहीं। इट इफेक्टिवली रीयूजेस द मेमोरी फ्रीड बाय डीक्यू ऑपरेशंस। जो मेमोरी फ्री हुई थी डीक्यू ऑपरेशन करने के बाद, वो सर्कुलर क्यू ने दोबारा से रीयूज कर ली, जबकि लीनियर क्यू उसको यूज नहीं कर रहा। It allows LIFO operations or FILO operations. These are allowed by stack only. So this is not correct. It eliminates the need of a rear pointer. भाई rear तो चाहिए ही चाहिए। जब भी हम क्यू इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, कोई भी टाइप का क्यू हो, आपके पास हमेशा और हमेशा 2 पॉइंटर्स आएंगे, वन इज द फ्रंट पॉइंटर एंड अदर वन इज द रियर पॉइंटर। एक पॉइंटर किस में यूज होता है? दैट्स द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। So this is also not correct. Answer is B. Next one. Which data structure is best suited to implement a priority queue efficiently? Priority queue क्या बोलता है कि I want to perform the insertion or the deletion on the basis of the priority queue. Priority queue में अगर मुझे deletion करनी है तो deletion priority के basis पे होगी। अगर मैं queue की बात करूं तो queue सिर्फ queue प्रायोरिटी कंसिडर नहीं करता, इट परफॉर्म्स द डिलीशन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रंट पॉइंटर। जहां पे फ्रंट पॉइंट कर रहे हैं उसी एलिमेंट को डिलीट करेगा, बट अगर मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट डिलीट करना है
या लार्जेस्ट एलिमेंट डिलीट करना है। प्रायोरिटी का मतलब तो यही है, डिलीटिंग और डिलीटिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट और लार्जेस्ट एलिमेंट। अब हर बार मुझे स्मॉलेस्ट या एलिमेंट लार्जेस्ट एलिमेंट कौन रिटर्न करेगा? सिंपल एरे कर सकते हैं। सिंपल एरे में तो मैंने एलिमेंट्स ऐड कर दिए 20, 10, 30, तो इसे ढूंढना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ पे। सो इट कैन नॉट ऑलवेज रिटर्न कि फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर दो या लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर दो, यू आर गेटिंग द स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट एलिमेंट। लिंक लिस्ट में तो रैंडम एक्सेस ही अलाउड नहीं होता। हीप ट्री के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, हीप कैन बी द मैक्स हीप और द मिन हीप। अगर मैक्स हीप है तो रूट एलिमेंट विल ऑलवेज बी द मैक्सिमम एलिमेंट, और अगर मेरे पास मिन हीप बना हुआ है तो जो रूट एलिमेंट होगा वो हमेशा मिनिमम होगा। तो एवरी टाइम इफ आई बी डिलीटिंग द रूट एलिमेंट, तो मेरे पास एलिमेंट कौन सा मिलेगा? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा हीप यूज कर रहे हो। तो हीप इज द डेटा स्ट्रक्चर जो प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं। A normal queue is implemented using an array of size maximum when it becomes full। अभी लीनियर क्यू में हमने कंडीशन देखी थी कि अगर रियर मैक्सिमम साइज -1 पे जा रहे हैं। -1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब आप एलिमेंट्स को स्टोर करना शुरू करते हो तो इंडेक्स 0 से शुरू करते हो। सो रियर इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज -1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कंडीशन होती है फुल के लिए। रियर एम्प्टी के लिए कंडीशन क्या होगी लीनियर क्यू के अंदर? सोच के देखो। हमने ये बोला कि पहला एलिमेंट इंडेक्स 0 पे और एम्प्टी मींस कोई एलिमेंट नहीं है, तो इन दैट केस फ्रंट किसको पॉइंट करेगा? इंडेक्स 0 पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फ्रंट किसको पॉइंट करेगा? इट शुड पॉइंट टू -1। अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब क्यू एम्प्टी है। और हमेशा ये ध्यान रखना, फ्रंट और रियर या तो दोनों -1 होंगे या फिर दोनों -1 नहीं होंगे। जब पहला एलिमेंट इंसर्ट होगा तो इट विल इंक्रीमेंट बोथ द पॉइंटर्स। रीजन इज, अगर मैंने फ्रंट को सिर्फ इंक्रीमेंट किया या सिर्फ रियर को इंक्रीमेंट किया, क्योंकि इंसर्शन के लिए रियर लेते हैं, अगर मैंने बोल दिया कि एलिमेंट इंडेक्स 0 पे इंसर्ट करो, रियर को इंक्रीमेंट किया, फ्रंट क्या बोल रहे हैं? -1, यानी कि डिलीट करने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी। फ्रंट बोल रहा है कि क्यू एम्प्टी है, रियर पॉइंट कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट को, तो दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। तो अगर आप एम्प्टी क्यू के अंदर पहला एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रंट और रियर दोनों पॉइंटर्स को अपडेट करें। खैर ये क्वेश्चन बहुत बेस लेवल पे पूछा गया था कि रियर की आपके पास एरे फुल की कंडीशन क्या होगी, दैट टू फॉर द नॉर्मल क्यू और द नॉर्मल क्यू, और यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज लीनियर क्यू। लीनियर क्यू में कंडीशन फुल कब बताएंगे? नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू एक्सेस nth एलिमेंट? कहां पे? लिंक लिस्ट में। क्या लिंक लिस्ट रैंडम एक्सेस सपोर्ट करते हैं? नो, रैंडम एक्सेस इज ओनली सपोर्टेड बाय द एरे डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट में तो हमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस प्रीवियस नोड से मिलता है। तो अगर मेरे पास ये नोड 1 है, आई हैव नोड 2, नोड 3, लिंक लिस्ट क्या बोलती है कि इन नोड्स में कनेक्शन है। हर नोड के अंदर हम एक पॉइंटर फील्ड रखते हैं दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो मेरे पास एक पॉइंटर है जिसको मैं हेड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर बोल सकती हूँ। ये हेड पॉइंटर मुझे बताएगा कि पहली नोड कौन सी है, व्हाट इज द स्टार्टिंग नोड। फर्स्ट नोड एड्रेस होल्ड करेगी सेकंड नोड का, सेकंड नोड एड्रेस होल्ड करेगी थर्ड नोड का, थर्ड नोड एड्रेस होल्ड करेगी फोर्थ नोड का, फोर्थ नोड मान लो लास्ट नोड है मेरे पास, तो यहाँ पे किसका एड्रेस आएगा? किसी भी नोड का नहीं आएगा, तो पॉइंटर को हम नल रख देते हैं। तो मुझे nth एलिमेंट यानी कि लास्ट एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है, क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे जा सकती हूँ? मुझे एड्रेस ही नहीं पता कि लास्ट नोड का एड्रेस क्या है। तो फर्स्ट नोड बताएगी सेकंड नोड का एड्रेस, सेकंड नोड बताएगी थर्ड नोड का एड्रेस, थर्ड नोड बताएगी फोर्थ नोड का एड्रेस। तो दैट मीन्स मुझे एक एक करके सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ रहा है।
अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा, 10 एलिमेंट्स है 10 एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा. दैट मीन्स इट इज हैविंग द कॉम्प्लेक्सिटी एज ऑर्डर ऑफ n. अगर n एलिमेंट्स है तो मुझे n एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा. तो nth एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए we need to access n elements. इससे पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स को आप एक्सेस करके जाओगे. सो कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of linked list allows traversal in both forward and backward direction? अभी जो हमने लिंक लिस्ट बनाई थी इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेक्स्ट नोड पे जा रहे हैं. फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, क्योंकि यहाँ पे हर नोड नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करिए. next node. So this is moving in forward direction only. But अगर मुझे दोनों डायरेक्शन में जाना है तो इसका मतलब मुझे फॉरवर्ड में जाने के लिए नेक्स्ट वाला एड्रेस भी चाहिए, और अगर मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो मुझे प्रीवियस नोड का भी एड्रेस चाहिए. दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंटर फील्ड आएंगे और एक में आप डेटा स्टोर कर रहे हो, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर है तो भाई डेटा तो स्टोर करवाना ही. सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो हर नोड का यही स्ट्रक्चर होगा. हर नोड फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी और हर नोड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी. सो दिस इज हाउ वी गेट द डबली लिंक्ड लिस्ट. तो इसको क्या बोलते हैं हम? दिस इज नोन एज डबली लिंक्ड लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंटर्स आ रहे हैं. जहां पे एक पॉइंटर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? सिंगली लिंक्ड लिस्ट. सिंगली लिंक्ड लिस्ट. इट्स मूविंग ओनली इन वन डायरेक्शन. और सिंगल के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि एक ही पॉइंटर होगा. डबली मीन्स दो पॉइंटर्स आ रहे हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सिंगली देख चुके हैं स्ट्रक्चर, ये दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं करता. सर्कुलर सिंगली में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा. सिंगली लिंक लिस्ट है ये तो ठीक है, बस एक डिफरेंस आएगा. सिंगली लिंक लिस्ट के साथ ऐड कर देते हैं लास्ट नोड जो नल थी, दैट विल बी पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड. लास्ट नोड will be pointing to the first node. ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रही है. सिंगली है तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी. इन सर्कुलर लिंक लिस्ट द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड पॉइंट्स टू. अभी डिस्कस किया हमने. अगर मेरे पास ये लिंक लिस्ट है और हमने बोला था कि लास्ट नोड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर किसी भी नोड के नेक्स्ट फील्ड के अंदर नल है तो इसका मतलब दैट इज द लास्ट नोड. दिस इज द सिंगली लिंक लिस्ट. मुझे इसको सर्कुलर बनाना है तो ये जो नल पॉइंटर था, नल, दिस विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. तो ये एक लूप बन गई. First node is pointing to second node is pointing to third node is again pointing to first node. This is circular linked list. So last node address, pointer to the last node will be pointing to the head node of the linked list. That is, head node means first node. नल को पॉइंट करेगा तो वो आपके पास सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट होगी. सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, सिंगली लिंक लिस्ट में पॉसिबल ही नहीं है. और अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिंक लिस्ट दिया हो तो सिंगली कंसिडर करना है या डबली कंसिडर करना है, क्योंकि सर्कुलर तो दोनों में बन सकता है. तो अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक लिस्ट वर्ड दिया है तो आप सिंगली लिंक लिस्ट के साथ जाएंगे. कंफ्यूज नहीं होने. बाय डिफॉल्ट सिंगली लिंक लिस्ट इज लिंक लिस्ट, और अगर डबली का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वहां पे कीवर्ड मेंशन होगा, दैट इज डबली लिंक लिस्ट. Next question, to find the middle element of a linked list in a single pass, which technique is commonly used? अगर मुझे एक ही पास के अंदर मिडल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? अब ये तो कर नहीं सकते कि आपने पहले पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स किया, टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड की और फिर मिड फाइंड किया, तो उसमें तो दो पास आ गए. तो बाइनरी सर्च इज नॉट पॉसिबल. टू पॉइंटर्स, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर टेक्निक बिल्कुल. रिकर्शन विद स्टैक ऑब्वियसली नॉट. हैशिंग के साथ यूज नहीं कर सकते. अब देखिए टू पॉइंटर्स के साथ कैसे होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मैं 5 नोड्स ले रही हूँ.
आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि किस तरीके से लिंक लिस्ट के अंदर मिड फाइंड किया जाता है। 5 नोड्स है, मिडल वाली कौन सी होगी, दैट इज द थर्ड नोड, 1 2 3 4 एंड 5। इनिशियली दोनों पॉइंटर्स सेम नोड को पॉइंट करेंगे। मैं एक पॉइंटर का नाम ले लेती हूँ स्लो एंड अदर वन इज फास्ट, एस और एफ। तो एस और एफ दोनों यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, एस एंड एफ। स्लो पॉइंटर कैसे मूव करते हैं, इट विल बी पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, फास्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द, एक जंप करके चलते हैं। इट इज पॉइंटिंग लाइक दिस। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, स्लो पॉइंटर पॉइंट करेगा सेकेंड नोड को एंड फास्ट पॉइंटर किसे पॉइंट करेगा, एक नोड को स्किप करके चल रहे हैं, फास्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग हियर। फिर नेक्स्ट स्टेप पे स्लो नोड 3 को पॉइंट करेगा, फास्ट पॉइंटर एक नोड को स्किप करके नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। नाउ द फास्ट पॉइंटर हैज रीच टू द लास्ट नोड, क्योंकि नल मिल गया मुझे तो इसका मतलब फास्ट एंड पे पहुंच चुका, तो लिंक लिस्ट खत्म होगी। तो उस टाइम पे जब लिंक लिस्ट खत्म हुई उस टाइम पे स्लो किसको पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज टू द मिडल एलिमेंट। तो इस केस में क्या हुआ, एक ही स्कैन हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमने दो पॉइंटर यूज किए, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। सो दिस इज हाउ यूजिंग टू पॉइंटर्स, slow and fast, we can find out the middle of the element in one pass or in a single pass. Answer is option B. What is the time complexity to insert a new node at the beginning of the singly linked list? Beginning पे ऐड करनी है मुझे नहीं नोड, इंसर्शन का क्वेश्चन है, डिलीशन का क्वेश्चन है, बिगनिंग पे हो सकती है, एंड पे हो सकती है, मिडल पे हो सकती है, आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड, बिफोर अ पर्टिकुलर नोड, बहुत सारे केसेस बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटीज रटने मारे कहीं पे ऑर्डर ऑफ 1 दे देते हैं, कहीं पे ऑर्डर ऑफ n दे देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक सिंगली लिंक लिस्ट बना लो। लिंक लिस्ट का क्वेश्चन हमेशा और हमेशा एक रफ लिंक लिस्ट बना के देख लो, कितनी नोड्स लेनी है वो आपके ऊपर है, एक ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, क्योंकि एनी हाउ मुझे तो बिगनिंग पे ऐड करनी है ना। तो अगर बिगनिंग पे मुझे ऐड करना है तो क्या मुझे पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करने की जरूरत है? कई बार आपसे नंबर ऑफ पॉइंटर्स के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो भी आप इसी तरीके से करेंगे। आपने एक लिंक लिस्ट ले ली, अब मुझे अगर नोड बिगनिंग पे ऐड करनी है तो जो फर्स्ट नोड है दैट विल बिकम द सेकेंड नोड। सबसे पहले आपने एक नई नोड क्रिएट करवाई, न्यू नोड, लेट्स से दैट इज हैविंग 0, दिस इज न्यू नोड। अब नई नोड किसको पॉइंट करेगी, इट विल बी पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, क्योंकि जब मैं बिगिनिंग पे नोड को ऐड करूंगी तो फर्स्ट नोड सेकंड नोड बन जाएगी और हेड नई नोड को पॉइंट करना शुरू करेगी। कितने पॉइंटर्स एडजस्ट हुए, 1 एंड 2। ठीक है, हमसे तो मैम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी थी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी यहाँ पे, मेरे पास अगर 3 नोड्स हैं, क्या मैंने 3 नोड्स को एक्सेस किया, 2 नोड्स होती तो भी 2 ही पॉइंटर्स एडजस्ट होते। क्या मुझे कोई कंपैरिजन की जरूरत पड़ी, नहीं, मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया, मैंने कोई पॉइंटर को मूव नहीं करवाया, मैंने लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स ही नहीं किया। तो इसका मतलब मेरे पास कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, दैट इज कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कांस्टेंट का मतलब ये किस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास लिंक लिस्ट के अंदर कितनी नोड्स है, एक नोड है तो भी यही प्रोसेस रहता, 2 नोड्स है तो भी यही है, अगर मेरे पास 100 नोड्स है लिंक लिस्ट में तो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ही आनी थी, करेक्ट। तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रॉब्लम। तो जब इंडिपेंडेंट होता है प्रॉब्लम साइज के तो उसको हम कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिटर्न करते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर पूछ रहा है आपसे। इन ऑर्डर का मतलब कि सबसे पहले तो इन ऑर्डर ये बोलते हैं कि रूट एलिमेंट को हम विजिट करेंगे लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के बीच में, इन मींस बीच में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन ऑर्डर। किसका इन ऑर्डर, बाइनरी सर्च ट्री का। बाइनरी सर्च ट्री क्या बोलता है कि जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स होते हैं वो छोटे होते हैं रूट से, और रूट एलिमेंट जो रूट के राइट पे एलिमेंट्स आते हैं दोज आर ग्रेटर देन राइट साइड वाले एलिमेंट्स रूट से बड़े होते हैं। These
आर द कंडीशंस ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। अगर हर नोड के लिए ये दो कंडीशंस ट्रू हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो हम बोलते हैं कि ट्री बाइनरी सर्च ट्री। अब यही कंडीशन इन ऑर्डर के ऊपर लगा दो, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब रूट में क्या रिलेशन है, लेस देन। रूट और राइट सब ट्री में लेस देन। A is less than B is less than C, so this is nothing but this is ascending order। ये मेरे पास ascending order बन गया। तो इसका मतलब बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर हमेशा और हमेशा आपके पास इन ऑर्डर बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहे हैं रेंडमली ऑर्डर्ड सीक्वेंस, नॉट करेक्ट। एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, सही बात है। एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर, in ascending order, elements in descending order, no, same order as pre-order, नहीं। So answer is B। What is the maximum number of nodes at level L of a binary tree? Root is at the level 0। एक ट्री बना के देख लेते। दिस इज रूट नोड, रूट को क्या बोले, लेवल 0। लेवल 0 कितनी नोड्स है, एक नोड है, तो मैं यहाँ पे लेवल लिख लेती हूँ एंड नंबर ऑफ नोड्स, मैक्सिमम नोड्स कितनी है। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इतने में समझ में आ जाएगा। तो अगर लेवल 0 है तो मैक्सिमम नोड्स कितनी आ रही है, 1। अगर मैं एक और नोड लेवल बढ़ा दूं, अब ये लेवल 1 हो गया, दिस इज लेवल 1। मिनिमम नोड्स कितनी है, 2, बट हमसे मैक्सिमम पूछा है, क्या लेवल 1 फुल है। मैक्सिमम अगर पूछ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर लेवल को आपको फुल करके ही चलना है। कितनी नोड्स हैं लेवल 1 के ऊपर, 2 नोड्स हैं। पर्टिकुलरली सिर्फ इस लेवल पे पूछ रहे हैं कितनी नोड्स हैं, 2 नोड्स आते हैं। अगर मैं नेक्स्ट लेवल पे जाती हूँ, लेवल 2 पे, मैक्सिमम कितनी नोड्स हो सकती है, दिस नोड कैन हैव 2 चिल्ड्रन, दिस नोड कैन हैव 2 चिल्ड्रन, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लेवल 2 पे कितनी नोड्स आ रही है हमारे पास, 4। लेवल 3 पे कितनी हो जाएंगी, लेवल 2 पे 4 नोड्स हैं, हर नोड को फर्दर 2 चिल्ड्रन है, सो ईच नोड इज हैविंग 2 चिल्ड्रन। तो दैट मीन्स लेवल 3 पे नंबर ऑफ नोड्स मैक्सिमम पूछ रहे हैं, तो हर नोड के 2 चिल्ड्रन लेकर चलेंगे लेवल 3। लेवल 3 पर्टिकुलरली लेवल 3 पे कितनी नोड्स हैं, 8। तो आप रिलेट कर पा रहे हो क्या, अगर लेवल 0 था, इट इज रिटर्निंग 1। 1 को हम 2 रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, 2 को 2 रेज टू पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3। तो अगर L लेवल है तो नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी, 2 रेज टू पावर L। 3 था तो 2 रेज टू पावर 3 आ रहा है, 2 है तो 2 रेज टू पावर 2 आ रहा है, 1 है तो 2 रेज टू पावर 1 आ रहा है। सो दिस इज 2 रेज टू पावर L। कैप हम पावर के लिए यूज करते हैं, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन ए, 2 रेज टू पावर L। नेक्स्ट क्वेश्चन, AVL ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि वर्स्ट केस में इट मे टेक द कॉम्प्लेक्सिटी एज ऑर्डर ऑफ n, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि AVL ट्री ले लो। AVL ट्री को सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री कब बोलते हैं, जब बैलेंस फैक्टर हर नोड का कितना हो। अब 0 एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि कई बार लेफ्ट सब ट्री आपको जब नई नोड ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को ट्री कंस्ट्रक्ट करना है विद 4 नोड्स, तो मुझे नेक्स्ट लेवल पे तो जाना ही पड़ेगा ना। अब यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि राइट साइड पे भी हम हाइट को बैलेंस करें, तो एक का डिफरेंस चलता है। बैलेंस फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। सो बैलेंस फैक्टर को कैसे लिखेंगे, दैट इज height of left subtree minus height of right subtree। ठीक है, वैल्यू क्या हो सकती है, अगर दोनों की हाइट सेम है तो अलाउड बैलेंसिंग फैक्टर 0 होते हैं, -1 और +1। -1 क्यों लिए, अगर लेफ्ट साइड की हाइट एक कम है राइट से, राइट की हाइट एक ज्यादा है, एक कम है लेफ्ट से, तो वहां पे आपके पास +1 आ जाएगा। दैट मीन्स हाइट डिफरेंस 1 का अलाउड है, इससे ज्यादा नहीं। तो कई बुक्स में अगर आप देखोगे तो वहां पे अगर यहाँ पे मॉड ले लो ना, तो +1 और -1 क्या रिटर्न करेगा, 1। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एग्जैक्टली 0 नो, बिटवीन -2 एंड +2 एक का तो अलाउड है, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं। लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री किसी की भी हाइट एक ज्यादा हो सकती है, सो -1, 0 और +1।
अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो पॉजिटिव बोला था आपने 0 और 1, अगर ये चॉइस आपको नहीं दी, मॉड यूज किया है, तो हम 0 या 1 ले रहे हैं, दैट इज द मॉडिफाइड फंक्शन, हमने मॉड अप्लाई कर दिया। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड तरीका है बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करने का, उसमें हम यही बोलते हैं यू हैव टू टेक द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस height of right subtree. So correct answer is option B. दो क्वेश्चंस और करेंगे इस वीडियो के अंदर। इन अ मैक्स हीप द वैल्यू ऑफ ईच पेरेंट नोड इज, मैक्स हीप क्या बोलते हैं कि पेरेंट की वैल्यू ग्रेटर होगी। मैक्स मीन्स ग्रेटेस्ट, मिन मीन्स स्मॉलेस्ट। दैट मीन्स अगर मैं ट्री बनाऊं लाइक 90, यहाँ पे मैंने 80 ले लिया, यहाँ पे मैंने 70 ले लिया, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कौन सा एलिमेंट जा रहा है, राइट साइड पे कौन सा जा रहा है, वो नहीं देखना, बस हमें हर नोड पे ये देखना है 20, 40, 60, 50 एंड 10। ठीक है, कोई भी हीप ट्री है, दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले होती है स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी के अंदर हमें एसीबीटी लेना होता है। एसीबीटी मींस अगर मेरे पास कोई लेवल इनकम्प्लीट है तो मैं नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकती। अगर लेवल के ऊपर, अब जैसे यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस अवेलेबल है, इस लेवल पे मेरे पास 8 नोड्स आ सकती हैं, 7 स्लॉट्स खाली हैं, कहाँ पे जाएगा, जो भी फर्स्ट अवेलेबल लेफ्ट मोस्ट स्लॉट होगा लाइक 50, यहाँ पे जा सकते हैं। आई कैनॉट एड इट हियर, या बीच में कहीं और पे ऐड नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी बोलती है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। फिर आपके पास आती है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी में अगर मैक्स है तो पेरेंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, अगर मिन हीप ट्री बना रहे हो तो पेरेंट की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और ये प्रॉपर्टी हर नोड के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। 90 क्या अपने दोनों चिल्ड्रन से ग्रेटेस्ट है? यस। 80 क्या अपने दोनों चिल्ड्रन से ग्रेटेस्ट है? यस। 70 दोनों चिल्ड्रन से ग्रेटेस्ट है? यस। 20 दोनों चिल्ड्रन से ग्रेटर है? यस। 40, 60 एंड 50 लीफ नोड्स है, इनका कोई चिल्ड्रन नहीं। सो दिस ट्री इज अ मैक्स हीप ट्री, क्योंकि ये ऑर्डर प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। करेक्ट? सो हियर it is saying that less than its children, ये किस केस में होता है? that happens in min heap, ये min heap में होता है। greater than or equal to its children, this is possible in max heap। equal to its children, सब में equal होगा, ये नहीं चलेगा। सब में equal हो भी सकते, नहीं भी हो सकता, अगर आपके पास repeated keys है। अनरिलेटेड टू इट्स चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन से रिलेटेड ही नहीं, कोई भी वैल्यू ले नहीं, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता। So answer for this question is it's option B। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, मैक्स हीप की डेफिनेशन पूछी थी आपसे। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री इज टिपिकली इंप्लीमेंटेड यूजिंग, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। अगर मान लो मेरे पास कोई ट्री है, इस तरीके से मेरे पास ट्री बना हुआ है, दिस इज द ट्री A, B, C, D, E, F and G। लेवल ऑर्डर का मतलब है कि लेवल बाय लेवल चलेंगे, पहले लेवल 1, फिर लेवल 2 की नोड्स विजिट होंगी, फिर लेवल 3 की विजिट होंगी, देन द नेक्स्ट लेवल। ये कौन सा सीक्वेंस है? इज इट यूजिंग स्टैक? स्टैक डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लेवल बाय लेवल चल रहे हैं। ये ऐसा सीक्वेंस हमने किस में देखा था? एक लेवल को पूरा एक्सप्लोर करो, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओ, तो दैट इज ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च यूजेस व्हिच डेटा स्ट्रक्चर? ब्रेडथ फर्स्ट सर्च क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल मींस ब्रेडथ फर्स्ट सर्च ऑफ अ ट्री दैट यूजेस क्यू डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक कब आता है? जब आपके पास डीएफएस होता है। डीएफएस मींस व्हेन यू आर फाइंडिंग इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ऑफ अ ट्री। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर or post order. So correct answer for this question is it's option B। तो आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। पहले स्टार्टिंग वाले कुछ 5-7 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उसके बाद हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए।
तो इसी लेवल पे करने बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेफिनेशन बेस्ड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है आपको, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स एक काफी वाइड सब्जेक्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कंप्यूटर साइंस का कोर सब्जेक्ट है, तो डू नॉट गो इनटू द डिटेल्स अंटिल एंड अनलेस यू हैव कवर्ड द कंप्लीट सिलेबस। आपके पेपर की आपकी तैयारी हो चुकी है, अगर नहीं हुई है तो फिर जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस में आपके सामने वीडियोस में लेकर आ रही हूँ, तो आप सिर्फ उन्हीं को रिवाइज कर लो, उस लेवल के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उनको सॉल्व कर लो, वो सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, एक ही क्वेश्चन बचा है तो इसको भी कर लेते हैं। इन बी ट्री ऑफ ऑर्डर एन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन? रिवाइज कीजिएगा कि बी ट्री क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस on such type of videos on data structures. Thank you so much.